कल हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर इतिहास की पृष्ठभूमि में पढ़ लिया था, जैसे कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का नियमित और नियंत्रित करने की दिशा ब्रिटिश सरकार ने उठाया पहला कदम था। फिर बंगाल के गवर्नर को भारत का जनरल पद नाम दिया गया और इस मतलब 1773 की ही रेगुलेटिंग एक्ट में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की, जिसके मुख्य न्यायाधीश अन्य 3 न्यायाधीश थे। और फिर हम लोगों ने 1781 का संशोधन कल पढ़ा था, जिसमें अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 में परिवर्तन किया था। फिर हम लोग ये सबसे मेन है, देखिए 1773 का रेगुलेटिंग है और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि राजनीति मतलब इसमें देश शासन का व्यवस्था को आरंभ किया गया था। फिर इसमें चार्टर कानून तो एक क्वेश्चन आ ही जाता है। 1793, 1813 और 1833 हमारा चार्टर कानून और चार्टर अधिनियम। जो चार्टर कानून था हमारा 1793 में था, एक था हमारा 1813 में और एक था हमारा 1833 में, ठीक है। तो 1793 वाला चार्टर कानून था जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी, ठीक है। अगले 20 वर्ष की अवधि को मतलब इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि 1793 में जो चार्टर कानून हुआ था हमारा, किस कानून में, किस चार्टर कानून के अनुसार अगले 20 वर्ष की अवधि बढ़ा दी गई। तो हमारे 1793 में क्वेश्चन मेरे अंदर से आ सकता है। फिर हमारा चार्टर कानून 1813 है, जो इस कानून ने भारत की कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया। ब्रिटिश इलाकों की मस्जिदों के बीच पंचमी शिक्षा का प्रचार पूछ सकता है, पंचमी शिक्षा का प्रचार प्रसार की व्यवस्था दी किसमें दी भाई? 1813 में चार्टर कानून में दी। 1833 का चार्टर अधिनियम, इसे बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो 1833 का हमारा चार्टर अधिनियम है, इस बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब 1893, 1813 और 1833। 1833 में था तो बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। इसमें था लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड वेटिंग मतलब क्वेश्चन आ सकता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ऐसे हम लोग ने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर, तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं। मैं इसमें बता रही हूँ कि मेरे साथ आप भी पढ़ें, ठीक है। तो ये मेरा वो है। फिर 1853 में देखिए 1793 चार्टर कानून, 1813 चार्टर कानून, फिर 1837 अधिनियम, फिर चार्टर अधिनियम, फिर यहाँ देखिए 1853 में चार्टर। हम लोग ने क्या पढ़ा? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा। तो इसमें मतलब विशेषता है, बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, तो इसमें पूछ सकता है ना कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट क्या। तो इसमें हम बता सकते हैं कि भारत नियमित मतलब इसे पूछ सकता है कि 1774 में उच्चतम न्यायालय के 3 महान न्यायाधीश थे। बंगाल के गवर्नर को जनरल पद किसमें नाम दिया था भाई? 1773 में दिया, ठीक है। फिर ऐसे हम लोग पढ़ सकते हैं। फिर 93 में पढ़ सकते हैं कि 20 वर्ष की अवधि बढ़ा दी गई। तो मेन पॉइंट, पंचमी शिक्षा प्रचार की व्यवस्था की गई 1813 में। सबसे मेन 1833 में क्या? भारत के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ये क्वेश्चन हो सकता है। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये तो कहीं बीपीएससी या यूपीएससी में पूछ सकते हैं, तो मेन पॉइंट आप ऐसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो हमारा 1853 का चार्टर अधिनियम है, इसने पहली बार गवर्नर जनरल को परिषद को विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया। भाई इस ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते, किसने पहली बार गवर्नर जनरल को परिषद की विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया। तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं। फिर हम लोग ने जो पढ़ा था 1858 का भारत सरकार अधिनियम, तो इसमें हम लोग ने पढ़ा था कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, ऐसे हम लोग पढ़ रहे थे। फिर 1861 का आवास, देखिए एक बार हमको लगता है ये क्वेश्चन आया था कि इस सहयोग नीति ब्रिटिश संसद ने 1861, 92 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। 1861, 92 और 1909 में 3 अधिनियम पारित किए। 1800 भारत परिषद अधिनियम, कई क्वेश्चन भारत परिषद अधिनियम जो हमारा 1861 में भारत परिषद अधिनियम हुआ था, उसमें 3 1861, 92 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए गए। कौन कौन? 1861, फिर 1892, फिर 1909 में, ठीक है।
तो हमारे 3 अधिनियम पारित कब कब हुए, जो हमारा 1861 भारत परिषद अधिनियम हुआ था, 1861, 92, 1909। ये क्वेश्चन आया है मेरे अंदाज से, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। 1861 का भारत परिषद अधिनियम 1861, 92, 1909 में हुआ था। फिर इस अधिनियम की विशेषता क्या है, 1861 की विशेषता है, तो इसमें है 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकरा को विधान परिषद में मनोनीत किया। भाई यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, पूछ देगा कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग के 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराज, सर दिनकरा मनोनीत किए गए। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में आरंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। अब ये ऐसे पूछ देगा किस अधिनियम के तहत पोर्टफोलियो प्रणाली की मान्यता दी है, तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा, ठीक है। तो आप ऐसे हमको बता सकते हैं, ठीक ना, आप ऐसे पढ़ सकते हैं। फिर 1892 में हमारा क्या कहता है ये सब। फिर 1919 जो भारत परिषद अधिनियम हुआ था, अभी तो हम लोग 1861 पर है। फिर 1909 में मॉल मिंटो सुधार भी कहा जाता है, जो उन भारत शासन अधिनियम द्वारा मॉडिफिकेशन से सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम पर केंद्रीय और प्रांतीय हस्ताक्षरित और स्थानांतरित से ऐसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं पूरा तो नहीं पढ़ा पाऊँगी। ये मेन भारत शासन अधिनियम 1935, इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, मतलब 3 बाकी किस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य समवर्ती सूची में बांटा गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, ठीक है। 59, 54, फिर इन प्रांतों में देश शासन व्यवस्था की समाप्त कर दी गई। किन अधिनियम द्वारा देश शासन की स्थापना समाप्त कर दी गई, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। तो आप ऐसे उनको पढ़ा भी सकते हो और रिवीजन भी हमारा हो जाएगा, तो ये अच्छी बात है, ठीक है, और कवर भी होते रहेगा। तो अब हम लोग पढ़ सकते हैं। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण। चलिए हम लोग संविधान का निर्माण रीड आउट करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कितना पढ़ते हैं, फिर कल रिवीजन कर लेंगे, ओके।
जेईई में नहीं, बीपीएससी में पूछा जाएगा क्वेश्चन या यूपीएससी में भी पूछा। इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे, संघ शक्ति समिति ऐसे करके, ठीक ना। याद संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू हैं, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू हैं, प्रांतीय सरदार पटेल, पारुट डॉक्टर भीमराव।
है कि संविधान पूरा कंप्लीट करने का, ठीक है। पर संविधान में टॉपिक है संविधान का निर्माण, संविधान की अवधारणा, संविधान की मुख्य विशेषता, प्रस्ताव, संघ, नागरिकता, मूल अधिकार, नीति निर्देशक, मूल कर्तव्य, संविधान संशोधन और संविधान मूल शर्त, यहाँ तक कंप्लीट करने का। देखते हैं हो पाता है कि नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। अभी हम लोग ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अभी मैंने रीड आउट किया। तो संविधान निर्माण में देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर जो थे 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। कौन कौन थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। यहाँ देखिए क्वेश्चन 1934 में पहली बार एम.एन. राय ने संविधान सभा का गठन रखा। फिर 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से क्या जाना जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन खुद बनाना सीखिए। फिर संविधान सभा गठन पूछेगा, तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। इसमें 296 सीट थी जो ब्रिटिश भारत की थी, ठीक है, और 93 सीट देसी रियासतों की आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीट, 292 सदस्य का चयन 11 गवर्नर प्रांतों के द्वारा, ठीक है। संविधान सभा गठन का अगर क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ तो हम बोल सकते हैं संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत की थी और 93 सीटें रियासतों की थी, ठीक है। एक और बात जानिए, जनसंख्या के अनुपात में 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। 10 लाख सीटों पर एक सीट, ठीक है, संविधान, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ते हैं। 3 समुदाय थे। और अब देखिए इसमें जो मेन थे, फिर हम लोग यहाँ पढ़ते हैं संविधान सभा का चुनाव भारत के आवश्यक मुद्दाओं द्वारा प्रत्येक रूप से नहीं हुआ है। भाई यूपीएससी कहीं निम्नलिखित में से कौन 2 सही है, 3 इसमें एक ही रख दो। संविधान सभा का चुनाव क्या भारत के आवश्यक मुद्दाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हुआ? तो नहीं हुआ, प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ। ऐसे हम लोग तैयारी का संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कोई पूछता है संविधान सभा की पहली गठन कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, ठीक है। फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सभापति चुना गया। फिर जो संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद जो थे अस्थायी सभापति थे और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो क्या थे? अस्थायी सभापति, ठीक है। तो आपसे कोई पूछता है अस्थायी और स्थायी, सच्चिदानंद सिंह जो थे वो अस्थायी थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जो अस्थायी सभापति थे, तो हम लोग ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। 25 जनवरी 1943 को एस.जी. मुखर्जी के उपाध्यक्ष चुने गए। भारत में 16 जुलाई 1943 को ब्रिटेन से, ठीक है। उद्देश्य का प्रस्ताव 13 दिसंबर 1981 उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया था। संविधान सभा भारत का एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है, ठीक है। तो हम आपको मेन पॉइंट बता रहे हैं जो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकती है बीपीएससी या यूपीएससी में ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। संविधान जो अधिनियम स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारत की स्थिति में 3 परिवर्तन में कौन कौन हुए? सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया। तो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती है जिस स्वतंत्रता का संबंध में बनाए किसी भी कानून बदलने का अधिकार है। पहला जो 1947 में स्वतंत्रता अधिनियम बना कि इसमें संप्रभु निकाय मतलब कोई भी स्वेच्छा से संविधान बना सकती है और परिस्थिति के अनुसार उसमें चेंज भी कर सकती है, ठीक है। दूसरा, संविधान सभा एक विधायक भी बन गई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को 2 अलग अलग सौंपे गए। इनमें से एक था स्वतंत्र भारत के संविधान बनाना, दूसरा था देश के लिए आम कानून लागू करना। ये सब जो मैं पढ़ रही हूँ वही मतलब इसमें बता रहा है, ठीक है। ठीक है, मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए, ठीक है नहीं, ठीक है। फिर इनमें देखिए
और ये वाला याद करना, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत, और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले, देखिए 24 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ, राष्ट्रीय गान अपनाया गया, हमारा राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने। लेकिन जो 22 जुलाई 1947 का था वो क्या था, राष्ट्रीय ध्वज। ये आप लोग को पता है, संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, ठीक है, तो ये आप लोगों को पता है। फिर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। अब संविधान सभा की समिति बनी, संघ समिति जवाहरलाल नेहरू थे, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू थे, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल थे, और पारुप पुस्तक संघीय जवाहरलाल नेहरू थे, संघीय जवाहरलाल नेहरू थे, प्रांतीय सरदार पटेल थे, और पारुप डॉक्टर भीमराव। मैं तो प्रांतीय घबरा जाता है कि ये सरदार पटेल थे, ठीक है। तो ऐसे आप लोग भी पढ़ते रहिए, क्वेश्चन आ जाता है, कुछ भी पूछ देगा ये। फिर यहाँ देखिए, पारुप समिति, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में थी, और पारुप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में, ठीक है। तो आप लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। पारुप समिति ने अपना तैयार पर 6 माह से भी अधिक समय, कम समय लिया, और इसकी 41 बैठक हुई थी। अभी देखिए, संविधान जो हुआ हमारा, डॉक्टर भीमराव ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। 9 नवंबर 1948 तक चर्चा हुई। संविधान दूसरी बार 15 नवंबर 1948 को विचार होना शुरू किया, ठीक है। 17 नवंबर 1949 सारी शादी में 763 संशोधन हुए, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्ताव 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। आप लोगों को पता ही होगा, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। संविधान का परिवर्तन होते गए, संविधान का सब, ठीक है, हम लोग आगे पढ़ते। 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुए। फिर ये सब मेन नहीं है, अब हम लोग ये देखिए, संविधान निर्माण में इस समिति पे ग्रेमियल ऑस्टिन ने लिखा, कांग्रेस की विशेष समिति थी जिसने वर्तमान संविधान की उपलब्धि तक भारत को पहुंचाया। संविधान सभा की आलोचना, क्या क्या है, ये प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। पहला तो संविधान सभा की प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, पर नहीं हुआ। फिर संप्रभुता का अभाव, आलोचना करना, संविधान सभा संप्रभु निकाय नहीं थी क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के आधार पर हुआ, ब्रिटिश सरकार की जाते, लेकिन समय की बर्बादी कि कोई को कहते हैं कि ये समय की बर्बादी है, कोई कहते हैं कि प्रतिनिधि निकाय नहीं है, तो कोई कहते हैं संप्रभुता का अभाव है। फिर कानून का प्रभुता, संविधान कानून का, इस समय अमेरिका के ग्रेवियल ऑस्टिन ने टिप्पणी की, संविधान सभा एक दलीय देश, एक दलीय निकाय है। सभा एक कांग्रेस है, कांग्रेस ही सभा है। संविधान सभा एक दलीय देश, एक दलीय निकाय, सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। संविधान एक दलीय देश, एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही भारत है। किसने कहा था सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही भारत है? तो ग्रेवियल ऑस्टिन ने कहा, ठीक है। लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा। तो ये सब हो गया। अब हम लोग कुछ अलग पढ़ते हैं, इस बार क्या पूछ सकता है, ठीक। 98 संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा इस संबंध के प्रदान किया गया, नया अनुच्छेद 394 को जोड़ा। आप संविधान देखिए, आप संविधान किसे कहते हैं? संविधान हम लोग किसे कहते हैं? तो सिद्धांतों का समूह है जो सरकार की व्यवस्था, कामकाज, सरकार, लोगों के बीच उनके अधिकार और कर्तव्य के संदर्भ में संबंधों को निर्दिष्ट करता है, ठीक है।
संविधान नियमों और कानून का वह निकाय है जो सरकार की व्यवस्था, सरकार के विभिन्न अंगों का। अब संविधान क्या है? तो वो सिद्धांत का समूह है जो सरकार की व्यवस्था, कामकाज, सरकार, लोगों के बीच उनके अधिकार, कर्तव्य के संदर्भ में निर्दिष्ट करता है। संविधान नियमों एवं कानून का वह निकाय है जो सरकार की व्यवस्था, सरकार के विभिन्न अंगों का वितरण फिर गठन करता है, देश के स्वरूप को निर्धारित करने वाले मूलभूत सिद्धांत। मतलब संविधान किसे कहते हैं? फिर एक दो जन के लिख देना। उसका कार्य क्या है? वह राजनीतिक समुदाय की सीमाएं घोषित और प्रभावित कर सकता है। वह राजनीतिक समुदाय की प्रकृति और अधिकार घोषित और प्रभावित कर सकता है। वह राष्ट्रीय समुदाय की पहचान, मूल्य को व्यक्त कर सकता है, कर्तव्य घोषित कर सकता है। संविधान की विशेषता क्या है? तो पहला तो संक्षिप्त है, निश्चितता है, व्याप्तता है, स्थिरता है। तो ये संविधान का निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया। विकसित अधिनियम, लिखित अलिखित। संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। यहाँ देखिए संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस में हमें से कुछ अच्छे उदाहरण देखें। यहाँ पे लिखा है संविधान को लिखित अलिखित में किया गया। लिखित संविधान वह है जिसमें पुस्तक, दस्तावेज निहित है, जिसमें निहित नहीं है वो। लिखित संविधान कहाँ का है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है, कनाडा में है, जापान में। और लिखित संविधान यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, ये सब में। ठीक है, ये लचीला है। संघीय एकात्मक, राष्ट्रीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार के बीच। संघीय संविधान वह है जो राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार के बीच शक्ति का विभाजन करता है। एकात्मक संविधान तो में शक्ति की एकाग्रता प्रदान करता है। राष्ट्रीय में, संघीय राष्ट्रीय तो नहीं, संघीय। ठीक है, संघीय संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया द्वारा से अर्धसंघीय। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है किसी वजह द्वारा से अर्धसंघीय के रूप में वर्णित किया है, क्यों किया है? मैंने से पूछ दिया तो ये मतलब नॉर्वे एकात्मक संविधान प्रचलित। भारत के संविधान में संघीय प्रधान के साथ साथ एकात्मक दोनों, मतलब संघीय और एकात्मक दोनों शामिल है, इसीलिए इसमें अर्धसंघीय कहा गया। कार्य विधि, अब देखिए स्वाधीनता और संवैधानिक सरकार। संविधान और स्वाधीनता की अवधारणा एक दूसरे के घनिष्ठ, लेकिन इनके कुछ अंतर है। संविधान हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं स्वाधीनता हो। उदाहरण के लिए ये उतना हमको नहीं लगता जरूरी है। देखिए परिभाषा, भाई स्वाधीनता का परिभाषा दी है। स्वाधीनता सरकार की कार्रवाई प्रतिबंधों प्रणाली प्रदान करता है। ठीक है, सीमित, अब सीमित सरकार, स्वाधीनता का अर्थ है अनिवार्य रूप से सीमित सरकार, सीमित सरकार स्वाधीनता। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तथ्य ये सब। संविधान की मुख्य विशेषताएं जाने भाई। सबसे लंबा लिखित संविधान है कौन? संविधान। संविधान 2 बार लिखित अलिखित, हमें पता है लिखित मतलब अमेरिका, अलिखित जैसे ब्रिटेन और संविधान। संविधान के प्रस्ताव में 395 अनुच्छेद है, 22 भागों में 8 अनुसूची है, लेकिन अब इसमें से 470 अनुच्छेद हो गया, 25 भागों में हो गया, 12 अनुसूची। 8 अनुसूचियाँ से 12 अनुसूचियाँ हो गई है भाई, 8 अनुसूचियाँ से 12 अनुसूची, 22 से 25, 395 से 470। ठीक है, विभिन्न, पहला विशेषता है लिखित और अलिखित, फिर और दूसरा है विभिन्न स्रोतों से विहित है। संविधान का ढांचा जैसे विभिन्न स्रोतों से विहित है, जैसे कि हमारा मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक। तो मौलिक अधिकार हमारा अमेरिका से लिया गया है, राजनीतिक निर्देशक तो आयरलैंड से लिया गया, तो ये सब है। ठीक है, संविधान के अन्य प्रावधान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब से लिए गए हैं, तो आप ऐसे बता सकते हैं। फिर एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। 2 सरकार शक्ति और विधान लिखित संविधान। संविधान सरकार का संसदीय रूप है।
संसदीय संप्रभुता न्यायिक संस्था में ये आर्टिकल 21 क्या कहता है? भारतीय संविधान में विधि स्थापित प्रक्रिया का मौलिक अधिकार आपको पता ही है, 6 है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक संस्कृति, संवैधानिक समानता 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण 23 से 24, धार्मिक 25 से 28, संस्कृति 29 से 30, संवैधानिक 32। यहाँ देखो जो 7 मौलिक अधिकार थे हमारे, उसमें संपत्ति का अधिकार जो था उसको 44वीं संशोधन अधिनियम 1978 के जरिए मौलिक अधिकार से हटा दिया गया भाई। जो हमारा मौलिक अधिकार था हमारा संविधान का, तो वो जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, शोषण, निवेदन जो 7 थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार था, उसको 44वीं संशोधन अधिनियम 1978 के जरिए हटा दिया गया। राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे। नीति निदेशक तत्व में सामाजिक, गांधीवादी और उदारवादी का आता है। नीति निदेशक तत्व सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र को बढ़ावा देना, विकल्पनीय राज्य की स्थापना करना। ठीक है, मौलिक कर्तव्य 1976 के 42वें संविधान के जो देखिए मौलिक कर्तव्य, हमारा जो मौलिक कर्तव्य था, तो मौलिक संविधान में कर्तव्य उल्लेख नहीं किया गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन जब से 2002 में 46 एक और मौलिक कब एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 2002 के 46वें मतलब 86वें जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था, उसके जो 2002 में जो 86वें संविधान संशोधन उसमें एक और मौलिक कर्तव्य को हमारा जोड़ा गया था। ठीक है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की धर्मनिरपेक्ष को 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, हर नागरिक को पूजा अर्चना पर विश्वास रखते। 14 में किसी भी कानून के समक्ष समान जहाँ दिख जाए वहाँ 14, धर्म के नाम पर किसी भेदभाव नहीं किया जाता है 15, 16 में सार्वजनिक सेवा में सभी नागरिक को समान अवसर दिए जाए 16, धर्म के अनुसार अपने अनुसार पूजा अर्चना का 25, 26 ऐसे आर्टिकल से आप रख सकते हैं। हम राज्य विधान संशोधन देखिए 1998 में 1989 में 61वें संविधान संशोधन में ये कहा गया कि 21 से 18 वर्ष के लोग भी मतदान दे सकते हैं। आपातकालीन प्रधान जो है राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय में लगते हैं। राष्ट्रीय में 392 में, 356 में राज्यों की और वित्तीय 360 में लगते हैं। 73 और 74 संविधान में 3 स्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया, जो विश्व किसी और संविधान में नहीं है। संविधान के नए भाग अनुसूची 11वीं का पंचायतों का, जो 1973 पंचायत का बात कर रहा है। ठीक है, हाँ देखो सरकारी समिति को गठित करके अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया, वो अनुच्छेद 19 में बता रहा है। संविधान का आलोचना उदार है संविधान, कार्बन कॉपी, गांधीवाद से दूर, ये सब बता रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं। आर्टिकल देखिए, फर्स्ट संघ और राज्य, थर्ड नए राज्यों, ये सब है। प्रथम अनुसूची राज्य का नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र। दूसरी अनुसूची भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब आते हैं। थर्ड अनुसूची संघ की मंत्री, संसद सदस्य। चौथी अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा सीटों का आवेदन। 5वीं अनुसूची अनुच्छेद जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन। 6ठी में तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 देश है जो प्रशासन। 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची 7वीं में आता है। 6ठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आता है भाई। और 5वीं अनुसूची जाति और जनजाति के क्षेत्र आते हैं। ये आप याद कर लेंगे, ये जरूरी होता है। ठीक है, दल बदल हमारे 10वीं में आते हैं।
भारत शासन ब्रिटेन का संविधान, ये देखिए जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत का ब्रिटेन का संविधान, जैसे आयरलैंड किससे राज्य का नीति निर्देशक संविधान, ऑस्ट्रेलिया में समवर्ती सूची से लिया गया, कनाडा का संविधान से क्या लिया गया, संस्कृत राज्य में मूल का अधिकार लिया गया, ये सब हमारा पूछता है, ठीक है। अब संविधान की प्रस्तावना, एन ए पालकीवाल ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। एन ए पालकीवाल ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। भारतीय संविधान को प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बताया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, देखो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1976 में जो हमारा हुआ, उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता सब सम्मिलित किया। समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता सब शामिल किया। संविधान प्रस्तावना की विषय वस्तु, संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु, हम भारत के लोग, ई लाइन पूछ सकता है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक। पहले समाजवादी आता है भाई, फिर धर्मनिरपेक्षता आता है, फिर हमारा लोकतांत्रिक आता है, ठीक है। तो ऐसे पूछ सकता है वो लोग, ठीक है। लोकतांत्रिक आता है, फिर ऐसे हम लोग बना सकते हैं, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म से न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपसान की स्वतंत्रता। न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपसान, सभी संविधान कांग्रेस 26 नवंबर 1949 को। चार तत्व है संविधान के, संप्रभुता, धर्म, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। पहले तो संप्रभुता आता है, फिर हमारा धर्म, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य आता है। संप्रभुता न किसी अन्य देश पर, न किसी अन्य देश पर। समाजवादी 1976 में 42वें संविधान भारत के संविधान नीति निर्देशों संबंधी लक्षण मौजूद थे। धर्मनिरपेक्ष तो पता है 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता शामिल। पढ़िए मेरे साथ अब भी कि मैं कैसे पढ़ाई करती। न्याय प्रस्तावना में न्याय 3 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गति, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं। अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लाइन समझिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय 1917 में रूसी क्रांति से लिया गया था। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व हमारे फ्रांस की क्रांति से लिया गया था। न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, या सामाजिक या नागरिक, राजनीतिक, न्याय में देखिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, असमता में देखिए आप यहाँ पे नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक। हमको याद है विधि के समक्ष समझता आर्टिकल हमारा 14 कहता है, 15 हमारा धर्म, जाति, लिंग के आधार पर, फिर हमारा 16 लोक नियोजन की, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत। याद करते रहिए, याद करते रहिए। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 39 महिला तथा पुरुष के जीवन मौलिक कर्तव्य कानून का उल्लेख करता है। प्रस्तावना का महत्व क्या है भाई, क्या है मुझे क्या पता है, इसमें लिखा है, पढ़ ले। ये प्रस्तावना केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 का संशोधित किया गया। इसके जरिए में 3 एक ही बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, वो भी 42वें संविधान 1976 द्वारा, जो उसमें धर्मनिरपेक्षता, अखंडता जोड़ा गया था। संघ और इसके क्षेत्र अब हम लोग कल पढ़ेंगे, मेरा अभी हो गया, अब मैं कल पढ़ती हूँ पॉलिटी, संघ और इसके क्षेत्र पर पढ़ लेते हैं। संघ और इसके क्षेत्र हम लोग जल्दी जल्दी हो पाता है तो पढ़ लेते हैं, नहीं तो अभी ब्रेक लेते हैं। अभी स्टार्टिंग है तो बस थोड़ा थोड़ा पढ़ के स्टार्टिंग कर रहे हैं। एक बार तो मैंने पढ़ के रीड आउट ही किया है, बस पूरे मैंने एक बार पढ़ लिया और इसको रीड आउट किया। मैं सेकेंड बार पे फोकस कर रही हूँ, फिर PYQ देखेंगे, फिर मेंस क्वेश्चन देखेंगे। चलो संघ और इसके क्षेत्र पढ़ ही लेते हैं। अनुच्छेद 1 में कहा गया इंडिया यानी भारत राज्यों का समूह और संघ होगा। इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ।
इंडिया यानी भारत राज्यों का समूह इंडिया यानी भारत राज्यों का और राज्यों का समूह। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? इंडिया यानी भारत। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? संसद को यह शक्ति दी गई है संसद विधि द्वारा जिसे निबंधों शर्तों पर ठीक समझ के संघ में नए राज्यों की स्थापना करे। नए राज्य भारत संघ में शामिल होंगे, अर्थात यही हो। किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र से अलग करना, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करे, नए राज्यों का गठन करे। और अनुच्छेद 3 क्या करता है? किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, घटा सकेगी, परिवर्तन कर सकेगी, अलग कर सकेगी, यही कहता है। और क्या कहता है? यहाँ देखिए, इसमें जो लाइन बाय लाइन पूछ सकता है, इसमें एक लाइन जरूरी है भाई, मैं बता रही हूँ, एक लाइन से क्वेश्चन पूछ देगा। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है और इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। जो राष्ट्रपति है वो राज्यमंडल जो है उसका बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो स्वीकार करे तो, ना स्वीकार करे उसके मत समय पर आ गया। ये राष्ट्रपति का वो है, संसद का बता है, ठीक ना। संविधान 1-2 अनुच्छेद 4 क्या कहता है? मैं स्वयं को यह घोषित किया गया कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण सीमा। अनुच्छेद 8 संविधान अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाए। नहीं, ये देखिए क्या कह रहा है। इसमें तो नोट्स बनाए हैं, जैसे हम बनाए हैं कि इसमें जैसे कि हम ज़्यादा नहीं पढ़े। ये पूछ सकता है, धर उद्योग जयपुर की समिति क्या? 1948 में भारत सरकार ने ऐसे दक्षिण वासी प्रांतीय आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 को पेश की। आयोग ने सिफारिश की कि राज्य का पुनर्गठन वासी कार्य के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। फजल अली 2 सदस्य एम पनिकर अरे एम कज्जू। इसमें तो क्वेश्चन मेरे अंदर से नहीं आया था, जितना PYQ देखे हैं क्वेश्चन नहीं। अब देखो नागरिकता। भारत में नागरिक जन्म से हो या एक प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनाने की व्यवस्था रखता है। भारत में नागरिक जन्म से राष्ट्रपति, जबकि अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक है। भारत में नागरिक जन्म या प्राकृतिक दोनों रूप से, लेकिन अमेरिका में केवल जन्म से नागरिकता राष्ट्रपति बन सकते हैं। बात देखो, नागरिकता का तो पता है 5 से 11 तक आर्टिकल में नागरिकता का बोला गया। संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया, जिसका समय समय पर संशोधन होते गए। 1955 में एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है। ये शर्तें यदि उसका जन्म भारत में हुआ या उसके माता पिता भारत में हो,
संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व भारत में रहा हो। ये आर्टिकल 5 क्या कहता है हमारा, भाई इसके माता पिता भारत के हो या फिर उसका जन्म भारत में हो या संविधान लागू होने के पहले 5 वर्ष रहा हो, वो अनुच्छेद 5 कहता है। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया है, पाकिस्तान से भारत आया है, और यदि उसके माता पिता दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हैं, माता दादा कहता है, वो नागरिकता बन सकता है। ठीक है, क्या क्या कहानी है। एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान भारत से, लेकिन बाद में भारत में प्रवेश कर लौटा है तो भारत का नागरिक बन सकता है 1 के बाद। माता पिता दादी अभिजात पैदा लेकिन भारत के बाहर रह रहा हो, बन सकता है। क्या 1955 प्राप्त 5 वर्ष के बाद जन्म वंशागत पंजीकरण प्राकृतिक एवं क्षेत्र समष्टि है। जन्म वंशागत पंजीकरण प्रकृति एवं क्षेत्र वंश के आधार पे, वंशागत पंजीकरण के आधार पे, इस सब के आधार पे कर सकते हैं। वही NRPI वो सिलेबस में देखेंगे ना, तो ये वाला यदि है 5 से 11 तक आपका मूल अधिकार है हमारा। आपका संविधान के भाग 3 से लेकर संविधान मूल अधिकार हमारा संविधान के भाग 3 12 से 35 अधिकारों का विवरण है। अमेरिका संविधान भाग 3 भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसे दी गई है, संविधान के मौलिक अधिकार भाग 3 को। मौलिक अधिकार का तात्पर्य है राजनीतिक लोकतंत्र से आदर्शों की उन्नति से। आपको तो पता ही है, पहले 7 थे अब 6 हो गए, 7 मैंने बताया है। 44वें संशोधन 78 द्वारा इसे हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार। तो अब हम लोग पढ़ते हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म, संस्कृति और संवैधानिक अधिकार। आर्टिकल मैंने बताया ही है आपको, ज़्यादा नहीं है। अब ये थोड़ा इस चैप्टर से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, तो ये चैप्टर मैं कल पढ़ूंगी, मौलिक अधिकार। ओके, बहुत बड़ा चैप्टर है मौलिक अधिकार भाई, पढ़ा जाए। चलो पढ़ते हैं। वैसे अधिकार जो विदेशी को प्राप्त नहीं है, वैसे अधिकार जो विदेशी और मतलब दोनों को प्राप्त है। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो विदेशियों को नहीं है। कौन कौन है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 नोट कर ले। वैसे अधिकार जो बस हमें नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी को नहीं। करना 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 याद आ गया। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30। और जो अधिकार हमारे मौलिक अधिकार जो विदेशी को भी जरूरत, नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है, 14, 20, 21
14, 20, 21, 22 भी है, 23 भी, 24 भी, 25 भी, 26, 27, 28 ऐसे याद कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा याद करो। 15, 16, 19, 29 याद हो गया। चलिए अब पढ़ते हैं। राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 घोषित करता है, मूल अधिकारों से असंगत एवं कल्पितन करने वाली विधियां शून्य होगी। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, इसे कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। केशवानंद भारतीय मामले में कहा गया है कि अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है जो संविधान मूल ढांचे के खिलाफ हो तो। अनुच्छेद 14 है विधि की समक्ष संबद्धता और विधियों का समान और संरक्षण। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि की समक्ष समानता होनी चाहिए, जबकि विधियों की समान संरचना अमेरिकी संविधान से लिया गया है। किसी व्यक्ति के पक्ष विशिष्ट अनुपस्थिति साधारण विधि है। विधि का शासन। विधि की समक्ष समानता का विचार विधि के शासन मूल तत्व। इच्छाधीन शक्ति की अनुपस्थिति अर्थात किसी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो, गैर अधिकार कानून के ऊपर नहीं। ठीक है, मतलब हमारा जो आर्टिकल है, हमारा जो 14 है, उसके कुछ अपवाद भी हैं। पहला अपवाद क्या है विधि के समक्ष समता। तो कुछ अपवाद क्या है, जो हमारा भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल को निम्न शक्ति पर 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए किसी कार्य के लिए किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय की जवाबदेही नहीं होगी। अपवादे नहीं करेगा, समता का बात हो रहा है। और यहाँ राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में कुछ भी करे किसी न्यायालय को जवाबदेही नहीं होगी। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय किसी प्रकार की दंडित कार्रवाई प्रारंभ या चालू नहीं कर सकते। राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी उसी न्यायालय कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनकी कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत समर्थन किए किसी कार्य किसी भी न्यायालय के द्वारा मुकदमा नहीं चला। अनुच्छेद 361 के अंतर्गत ये बात कही जा रही है। अनुच्छेद मतलब हमारा जो विधि के समक्ष ये है जो 14 है, उसमें भाई कुछ अपवाद भी हैं। अब ये जो हमारा अपवाद है, अब हम लोग अपवाद के जो हमारा आर्टिकल 361 एक अपवाद है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल होंगे उस कोई भी कार्य किए निर्णय किए उसके किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। इस प्रकार और राष्ट्रपति और राज्यपाल मतलब उनके पद के दौरान उनकी गिरफ्तारी या करवाश के लिए न्यायालय से कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति संसद के या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों में किसी भी सत्य कार्रवाई संबंधी संसद में देखिए एक आर्टिकल अपवाद हम लोग मतलब जब हम लोग मतलब यूपीएससी में पूछ सकता है। यूपीएससी तो इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये पूछ देगा कि हमारा जो आर्टिकल 14 है इसके कुछ अपवाद लिखिए, संक्षेप में लिखिए। तो आप आर्टिकल 14 लिख सकते हैं, विधि की समक्ष समानता, ये सब उसके बारे में लिख के फिर अपवाद आर्टिकल 361 डाल सकते हैं। फिर एक आर्टिकल 105 संसद में या किसी भी सीमित संसद में किसी सदस्य की गई बात या दिए गए किसी मत के संबंध विरुद्ध किसी न्यायालय कार्रवाई नहीं की जा सकती। 361, 105, फिर 194 देखिए, राज्य के विधानमंडल में या किसी समिति में की गई किसी बात पर मत के संबंध में न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। 94, 105 अब दिमाग लगाएं क्या क्या है इसमें अपवाद। ठीक है, कुछ आधारों पर विभेद की प्रकृति। अनुच्छेद 15 देखते हैं। अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था की राज्य किसी भी नागरिक पर धर्म, मूल, जाति, लिंग के आधार पर विभेद नहीं करेगा। धर्म, मूल, वंश, जाति, अरे कुछ भी विभेद का अर्थ पूछ देगा किसी के विरुद्ध विपरीत मामला
अन्य के पक्ष में न रहे, केवल सबका अभिप्राय अन्य आधारों पर मतभेद किया जा सकता है, अन्य के प्रति उसके पक्ष में ना रहना। ठीक है, मेरा स्वागत। देखिए समझ विवेद की प्रसिद्ध की 3 अपवाद है। अनुच्छेद 15 के अपवाद है, थोड़ा देखा जाए। अनुच्छेद 15, राज्य को इस बात की अनुमति होती कि बच्चे या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करें। क्रीमी लेयर तो पता है ना, पिछड़े वर्ग की क्रीमी, हमारा संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति। जैसे देखिए संवैधानिक, गैर संवैधानिक आप लोग, संवैधानिक में आता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, लोकसभा, ये सब हमारे संवैधानिक में आते। ठीक है, तो आप वैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो मेन है मैं वही पढ़ा रही हूँ कि मंडल आयोग उसके परिणाम जाने। अब देखिए ना, 16 हमारा है, 17 में अस्पृश्यता सपना तो संविधान में है ना अधिनियम में पाया, लेकिन मैसूर के उच्च न्यायालय ने मामले में शब्दों का व्याकरण समस्या का ऐतिहासिक दिया। और उपाधियों का ये देखिए अनुच्छेद 19 इम्पॉर्टेंट है, 19 हुआ, 14 हुआ, ये सब क्या हमारा इम्पॉर्टेंट है। तो 14 जो है 19, वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन, संगम, संघ या सहकारी समिति, भारत की राज्य, तो इसके 6 याद होना चाहिए। ठीक है, 6 आपको याद होना चाहिए। देखिए वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस, ये सब, शांतिपूर्वक, आवाज, व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता, अनुच्छेद, प्रांदेश, ये सब याद होना चाहिए। अनुच्छेद 21 हमारा शिक्षा का अधिकार करता है। अनुच्छेद 22, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है पर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट संवैधानिक ये वाला इम्पोर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमारा 31 में, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। देख लीजिए, मूल अधिकार को पवित्र कराने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में समाधान करने का अधिकार। उच्चतम न्यायालय को किसी मूल अधिकार के संबंधी प्रत्यक्षकरण, प्रमादेश, उत्पीड़न अधिकार। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि किसी अन्य न्यायालय सभी प्रकार के आदेश जारी करने की शक्ति। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकते। बंदी, प्रतिक्षण, प्रमादेश, प्रतिवेद, उत्प्रेष अधिकार, बंदी, प्रमादेश, प्रतिशत, उत्प्रेष अधिकार, अपेक्षा, ये सब है। बंदी प्रतिक्षण ही पूछ सकता है। बंदी प्रतिक्षण के लिए जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए, और प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना। प्रमादेश मतलब रीट, आदेश देना, लेकिन प्रमादेश रीट जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, उत्प्रेष प्रमाण। अब देखो जो मेन है वो हम वही पढ़ा रहे हैं, दिमाग अब नहीं लगा सकते। राज्य की नीति निर्देशक तत्व तो हम बताए नहीं थे, ये इतना इम्पोर्टेंट। देखते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आया है कि नहीं। मूल कर्तव्य याद होना चाहिए, संविधान का पालन करे, स्वतंत्रता हमारी राष्ट्रपति को प्रेरित करे, देश की रक्षा करे। संविधान का संशोधन तो पता ही है कितना बार होगा, कितना बार। संविधान का मूल ढांचा आप लोगों को पता ही है। तो आज का टॉपिक खत्म, अब पढ़ाई बस करते हैं। अब मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, अब मेरा मन नहीं कर रहा, कल मैं रिवीजन करूँगी। बाय टाटा। आप लोग भी ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करके आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।